हेलो डियर। तो यहाँ पे हम लोग आप सभी जो भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए सेकेंड ईयर में पहला जो सब्जेक्ट होता है MSN 1 होता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 होता है, ठीक है ना। MSN 2 भी पढ़ना है जो कि दूसरा सब्जेक्ट है। तो चलिए आज से हम लोग जो है थ्योरी और पेपर को शुरू करते हैं पढ़ना, तैयारी करना, जहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे समझेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले कोई भी वीडियो हम लोग शुरू करते हैं तो उसका हम लोग परिचय जानते हैं, इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 जो है इसका हम लोग परिचय जानेंगे। तो देखिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 3 टर्म से बना है। एक है मेडिकल, एक है सर्जिकल और एक है नर्सिंग। मेडिकल का मतलब होता है चिकित्सीय देखभाल, यानी जहाँ पे डॉक्टर देख रेख करते हैं, दवाई वगैरह के द्वारा मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल का मतलब होता है कुछ ऐसे रोग बीमारी होते हैं जहाँ पे उस बीमारी के लिए प्रॉपर सर्जरी होता है, तो वहाँ पे सर्जरी से मैनेजमेंट करते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो मेडिकल हो चाहे सर्जिकल हो, जब डॉक्टर दोनों प्रोसेस मैनेज करते हैं तो तीसरा होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट हर बीमारी में किया जा सकता है और हर बीमारी में होता भी है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट मेडिकल जहाँ पे दवाई से ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट करते हैं बीमारी का, सर्जिकल जहाँ पे सर्जरी से ट्रीटमेंट करते हैं, मैनेज करते हैं बीमारी को, और नर्सिंग जहाँ पे नर्सिंग केयर दिया जाता है, देखभाल दिया जाता है, नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये 3 तरीके से बीमारी का प्रबंध होता है, इसीलिए तीनों का इंक्लूडिंग एक जो है आपका सब्जेक्ट बना दिया गया है कि अगर कोई बीमारी के बारे में हम बात करेंगे तो वहाँ पे मेडिकल भी आएगा, वहाँ पे सर्जिकल भी आएगा और वहाँ पे नर्सिंग केयर भी आएगा, और ये तीनों सम्मिलित रूप से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 बना दिया गया, ठीक है। तो यह जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है, यह है नर्सिंग एजुकेशन में एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। जहाँ पे मुख्य रूप से क्या होता है, मेनली रूप से रोगियों के देखभाल से संबंधित होता है। ये जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, यह मेन रूप से वयस्क एडल्ट रोगी के ऊपर जो है और उसके देखभाल से संबंधित होता है। क्योंकि चाइल्ड हेल्थ के लिए एक चाइल्ड हेल्थ अलग सब्जेक्ट है, मेंटल हेल्थ के लिए एक मेंटल हेल्थ अलग है। तो जो नॉर्मल जो एक अलग आपका वयस्क के लिए जो भी बीमारी है उसको देखभाल के लिए यह मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बनाया गया है, ठीक है। यह विषय छात्रों को बीमारी के लक्षण, उसका निदान, उसका उपचार, उसका नर्सिंग देखभाल के बारे में गहन जानकारी देता है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जितने भी सर्जिकल प्रोसेस है, जितने भी बीमारी है, ठीक है ना, उन सारे बीमारियों के बारे में जानकारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में स्टूडेंट को दिया जाता है। आप लोग पढ़ेंगे भी, सेकेंड ईयर इसीलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा बड़ा है कि यहाँ पे बहुत सारे बीमारियों के बारे में मेडिकल सर्जिकल में पढ़ना है। चाइल्ड हेल्थ में जाएंगे तो चाइल्ड हेल्थ में पढ़ना है, मेंटल हेल्थ में जाएंगे तो मेंटल हेल्थ में पढ़ना है। तो कुल मिला के पूरे पूरे चैप्टर में ही हर एक प्रकार के बीमारियों से आपको अवगत होना है, उसका प्रबंध, उसका कारण, उसका निदान, उसका जटिलता, उसका नर्सिंग देखभाल, सारे चीज़ के बारे में जानकारी इस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको डिफिनीशन लिखना हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेडिकल, ठीक है। मेडिकल में लिखेंगे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में विभिन्न रोगों का जो निदान होता है वह मेडिकिन औषधीय आधारित होता है, और बीमारी को हम लोग औषधीय प्रबंध करते हैं, चिकित्सीय उपचार करते हैं, तो मेडिकल जो है होता है। सर्जिकल में हम जिस बीमारी में अगर सर्जरी संभव हो वहाँ पे सर्जिकल प्रबंध करते हैं, तो सर्जरी का मतलब हो गया। नर्सिंग हर एक बीमारी में देखभाल प्रदान करती है, नर्सिंग केयर, तो अपन नर्सिंग केयर आ जाता है, और ये तीनों बन के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो जाता है। बात समझ रहे हैं? चलिए अब हम परिचय इसका देखते हैं कि भाई मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का इंट्रोडक्शन, तो इसका उद्देश्य जानना ज़रूरी है कि आखिर ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्यों बना, यह सब्जेक्ट क्यों बना। तो इसका उद्देश्य था वयस्क रोगियों की समान और विशेष स्वास्थ्य समस्याओं की देखभाल करना
सीखना है, ठीक है ना। ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इसलिए बना कि जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है, ठीक है ना, वो रोगों की समान और विशेष जो समस्या है उसके बारे में देखभाल करने को उसको नॉलेज मिल सके। बीमारियों की प्रक्रिया यानी पैथोफिजियोलॉजी, कैसे बीमारी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है, उसका लक्षण, उपचार, नर्सिंग प्रबंध, ये सब समक्ष विकसित करने के लिए यह जो है आपको मेडिकल सर्जिकल को लाया गया है, ठीक है ना। आगे है नर्सिंग प्रक्रिया का उपयोग करते हुए रोगियों की देखभाल का योजना कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे क्रियान्वित करते हैं, इसलिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ज़रूरी है। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बेसिकली वयस्क रोगियों को वयस्क जो भी रोगी होते हैं उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या का कैसे देखभाल करना है, इसको सीखने के लिए लाया गया। बीमारी कैसे बढ़ता है, किन कारण से गुजरता है, निदान क्या होता है, लक्षण क्या होता है, प्रबंध क्या होता है, इन सब चीज़ों को सीखने के लिए लाया गया। नर्सिंग प्रक्रिया के उपयोग करते हुए नर्सिंग प्रोसेस, जो कि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, इस प्रोसेस का उपयोग करते हुए मरीज को कैसे देखभाल करते हैं, कैसे हम लोग इम्प्लीमेशन करते हैं प्लानिंग बनाते हुए, इन सब चीज़ों को देखभाल जो है किया जाता है और बताया जाता है मेडिकल सर्जिकल में। तो यही मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट का उद्देश्य है, समझ रहे हैं। आगे आएंगे तो इसमें आप लोग जब देखेंगे, देखिए बहुत सारे यूनिट है मेडिकल सर्जिकल में, सब बीमारी का अलग अलग टाइप बांटा गया है, अलग अलग कैटेगरी में बांटकर यूनिट अलग अलग बताया गया है। लेकिन मेनली रूप से आपको जो पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए टॉपिक जो होगा आपको स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की बीमारी, पहला जो टॉपिक होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, इंट्रोडक्शन के बाद होता है हेल्थ एंड इलनेस कॉन्सेप्ट, यानी स्वास्थ्य और बीमारी का क्या अवधारणा है, ठीक है ना। बीमारी और स्वास्थ्य का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, कैसे उसको बीमारी होता है, बीमारी का क्या कारण है, बीमारी कैसे आगे की तरफ बढ़ते रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में पहले जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो पढ़ने वाली चीज़ होती है स्वास्थ्य का अर्थ, स्वास्थ्य का आयाम, हेल्थ और हेल्थ का डायमेंशन, बीमारी के प्रकार, एक्यूट और जीर्ण के बारे में, अस्पताल में भर्ती मरीज की समान देखभाल कैसे करते हैं, इनके बारे में हम लोग जो है हेल्थ एंड इलनेस कंसेप्ट में पढ़ते हैं। ओके, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आता है नर्सिंग प्रोसेस। पहला हम लोग हेल्थ और इलनेस कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं, तो अब नर्सिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा जाता है, नर्सिंग चरण के बारे में। अब नर्सिंग चरण आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। नर्सिंग प्रोसेस में क्या होता है कि बेसिकली 5 स्टेप होता है, मूल्यांकन के बारे में, निदान के बारे में, योजना के बारे में, क्रियान्वयन के बारे में और मूल्यांकन के बारे में। ये 5 स्टेप जो है सीरियली चलता है। पहले मूल्यांकन मरीज का, फिर उसका निदान किया जाता है, फिर प्लानिंग किया जाता है, फिर उस प्लान का जो है काम किया जाता है इम्प्लीमेशन में, एंड फिर जो है जो भी 4 स्टेप में काम किए हैं उसका मूल्यांकन 5वां स्टेप में किया जाता है। चूँकि यह एक चक्रीय प्रोसेस होता है, अगर जो हम लक्ष्य रखें वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होता है तो पुनः यह फिर से एक से शुरू हो जाता है और ये चलते रहता है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से जब नर्सिंग प्रोसेस पढ़ लेते हैं तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक आता है वो आता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में। अब चूँकि हमारे बॉडी में समस्या जब गंभीर होता है, बीमारी होता है, तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काफ़ी ज़्यादा महत्व आ जाता है। कैसे महत्व आता है? क्योंकि अगर कोई भी बीमारी होता है तो देखिएगा वहाँ पे शरीर में बहुत ज़्यादा जो है या तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगा या कम जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो बेसिकली फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो होता है हमारे बॉडी में विभिन्न तरह का जो है खनिज है, तत्व है, तो इनका एक समान लेवल होना ज़रूरी होता है। इसमें जैसे ही आपका गड़बड़ी होगा तो बीमारी को सूचित करता है। तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पढ़ना है, जहाँ पे संतुलन के बारे में पढ़ते हैं बॉडी में, इसके संतुलन, इसके अधिकता और कमी से क्या होता है, ठीक है। तो पानी की कमी और अधिकता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम संतुलन, ये सब जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट है बॉडी में, और इसके अधिकता कमी से हम लोग कौन सा रोग होता है, कैसे होता है, पढ़ते हैं। आईवी फ्लूइड कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है मरीज में, क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अच्छे से
तरल के बारे में जानते हैं, जहाँ पे जो मरीज को तरल चलता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, समझ गए, ये सब जो तरल चलता है, तो ये तरल का क्या काम होता है, क्या करता है, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, और साथ में जो कुछ महत्वपूर्ण आयन हैं बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट में भूमिका निभाता है उसके बारे में जानते हैं। नॉर्मल रेंज क्या है, इन सब के बारे में। तो यही फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है जो बॉडी में तरल से रिलेटेड क्वेश्चन और इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक है पेन मैनेजमेंट। अब आप लोग देखते होइएगा कि किसी भी प्रकार का मरीज को समस्या होता है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, कोई भी प्रकार का हो, पेशेंट में दर्द एक कॉमन चीज़ हो जाता है। दर्द चाहे सर्जरी हुआ हो, चाहे बुखार हुआ हो, ठीक है ना, चाहे हार्ट अटैक आया हो, पेन मैनेजमेंट लगभग सभी बीमारी में एक कॉमन इशू होता है। तो पेन मैनेजमेंट परेशान करता है हर एक बीमारी में। तो पेन के मैनेजमेंट के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि पेन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसका प्रकार, ठीक है ना, उसका आकलन करते हैं, और दवा और बिना दवा के क्या उपाय है पेन मैनेजमेंट करने का। यानी प्रॉपर हम पेन मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि यह हर एक बीमारी में परेशान करता है। तो एज ए नर्स आपका ये दायित्व होना चाहिए कि आप पेन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो ये आपको पेन मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। जब आगे चलते हैं तो आगे है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग। प्री ऑपरेटिव का मतलब होता है, प्री मतलब पहले, और ऑपरेटिव मतलब जब ऑपरेट किया गया हो, और नर्सिंग मतलब होता है नर्सिंग। यानी प्री ऑपरेटिव का मतलब होता है सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद, ठीक है ना। हम ये जो ये पेरी ऑपरेटिव है, देखिए यहाँ पे पेरी ऑपरेटिव दिया है। तो पेरी ऑपरेटिव का मतलब होता है, पेरी ऑपरेटिव का मतलब होता है कि किया जाने वाला दौरान, ठीक है ना। तो देखिए जो नर्सिंग केयर होता है, बेसिकली ये नर्सिंग केयर है। तो नर्सिंग केयर बेसिकली 3 तरीक़ों में, 3 सिचुएशन में किया जाता है। पहला तो होता है प्री ऑपरेटिव, जहाँ पे प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस शुरू करने से पहले देखभाल मरीज को करते हैं। दूसरा होता है इंट्रा ऑपरेटिव, जो चल रहे प्रोसेस के दौरान, प्रोसीजर के दौरान नर्सिंग सपोर्ट करती है या करता है, या नर्सिंग देखभाल करता है, तो वो होता है दौरान, इंट्रा। और पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब होता है, पोस्ट मतलब बाद, यानी प्रोसीजर के बाद की देखभाल। जैसे किसी मरीज में सर्जरी होता है, सर्जरी है तो सर्जरी से पहले जो भी देखभाल होगा, मरीज को सर्जरी के लिए तैयार करना होगा, वो प्री ऑपरेटिव में आएगा, ठीक है। सर्जरी के दौरान, जब सर्जरी चल रहा होता है, उस दौरान भी नर्स होती है हेल्प करने के लिए, तो वो इंट्रा ऑपरेटिव होता है, उस दौरान देखभाल। पोस्ट ऑपरेटिव होता है जो कि सर्जरी के बाद होता है, जब सर्जरी होकर मरीज़ जो है आपको पोस्ट ऑपरेटिव रूम में चला जाता है ओटी से, तो वहाँ पे नर्स के द्वारा देखभाल किया जाता है, तो वो पोस्ट ऑपरेटिव होता है, समझ गए। साथ में चूँकि एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ऑपरेटिव करना नर्स के द्वारा, तो इस सारे के सारे सर्जरिकल प्रोसेस है या किसी न किसी प्रोसीजर के दौरान की बात है देखभाल, तो संक्रमण की रोकथाम भी एक महत्वपूर्ण चीज़ें बन जाता है इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स के द्वारा, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे आता है, अब हम लोग जान चुके हैं, असेसमेंट पढ़ चुके हैं, प्रोसेस पढ़ चुके हैं, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट हम लोग देख चुके हैं टॉपिक, हम लोग प्री और पोस्ट ऑपरेटिव समझ चुके हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल समझ चुके हैं। तो अब हम लोग जो है आगे समझते हैं, अब अलग अलग बीमारियों के बारे में आएगा आपका टॉपिक। अलग अलग बीमारियों का ग्रुप बनाया गया है, जैसे RDS, रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या। अब ये इस टॉपिक में हम वे सारे बीमारी देखेंगे जो श्वसन तंत्र से जुड़े हुए होंगे। बहुत सारे श्वसन तंत्र के बीमारी है, जैसे अस्थमा, COPD, निमोनिया, TB, और इन सब को दूर करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी होता है, एयरवे मैनेजमेंट होता है, बहुत सारे अस्थमेटिक रोग है, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे, जो भी श्वसन से रिलेटेड समस्या होगी उसको रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर में देखेंगे, और सारा इसका मैनेजमेंट वगैरह, कोई भी बीमारी है तो उसका सारा चीज़ कंप्लीट देखना ही पड़ेगा। तो सब कुछ हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन यहाँ पे आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर।
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर का मतलब है कि हृदय से जुड़ी हुई जो समस्या है इसको जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। विभिन्न प्रकार के हृदय से संबंधित अलग अलग रोग है जिसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर में देखते हैं। हृदय तंत्र विकार यानी हृदय से संबंधित जो तंत्र है और तंत्र में अलग अलग जो है आपका कंपोनेंट है, अलग अलग जो है घटक है, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाइपरटेंशन होता है, वो देखेंगे। हार्ट फेलुअर देखेंगे, समझ रहे हैं बात को। एंजाइना के बारे में देखेंगे, समझ गए ना। एमआई के बारे में देखेंगे, मायोकार्डियल इन्फारक्शन। उसके बाद ईसीजी हार्ट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें होता है, तो ईसीजी के मूल बातें को देखेंगे। सीपीआर हम देते हैं क्योंकि अचानक से मरीज को अगर हार्ट अटैक आता है, श्वसन बंद हो जाता है, पल्स बंद हो जाता है, तो सीपीआर देते हैं। तो सीपीआर के बारे में देखेंगे, बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में। तो जितने भी प्रकार के हार्ट से जुड़ी हुई, चाहे आपका कोरोनरी हार्ट डिजीज हो, सीएचडी हो, समझ गया ना, तो सारा चीज़ के बारे में हम लोग जो है अच्छे से देखेंगे। जितना भी यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है एग्जाम्पल के लिए, जितना भी कार्डियो से जुड़े हुए समस्या है सबको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर में जितने भी आपको डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है, जैसे लीवर में कौन सा समस्या होता है, ठीक है ना, एसोफेगस में कौन होता है, स्टोमक में कौन होता है, ड्यूडेनम में कौन होता है, आहार नाल की कौन सा समस्या हो सकता है, तो जैसे गैस्ट्राइटिस, अल्सर, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटिस, ठीक है ना, तो सारे चीज़ के बारे में देखेंगे। और इसमें एनजी ट्यूब मैनेजमेंट होता है, एनीमा दिया जाता है, रेक्टल सपोसिटरी दिया जाता है। तो हम यहाँ पाचन तंत्र से जुड़ी हुई हर एक समस्याओं को देखते हुए उसका हम लोग मैनेजमेंट भी देखेंगे कि किन किन तरीक़ों से मैनेजमेंट हम कर सकते हैं इन सब का, समझ रहे हैं ना। तो कहीं बीमारी हम देखते हैं तो उसका सारा कंप्लीट देखते हैं। उसका सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है। जैसे मैं बता ही देता हूँ, जैसे कोई भी बीमारी के बारे में आप लिखते हैं तो आपको कितना पॉइंट याद होना चाहिए। पहला तो उसका डिफिनीसन होना चाहिए, डिफिनीसन। दूसरा होना चाहिए उसका कारण जानिए कि आखिर कारण क्या होता है उस बीमारी का। तीसरा, जब कारण जान गए तो उसका हम लोग क्या करते हैं, निदान करते हैं कि आखिर कौन कौन सा जो है इसमें निदान होगा, टेस्ट होगा। चौथा, हम लोग उसका लक्षण देखते हैं कि उस बीमारी में लक्षण क्या क्या होता है। अब इस लक्षण को आप निदान से ऊपर लिख दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। तीसरा पॉइंट लक्षण, चौथा पॉइंट निदान का कर दीजिए। जब हम लोग लक्षण जान गए, निदान मतलब टेस्ट वगैरह अगर हम लोग लिख दिए, समझ गए, तो अब आता है आपका ऊपर में कॉम्प्लिकेशन। पाँचवा में आता है जटिलता। किसी भी बीमारी का अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा तो जटिलता उत्पन्न करेगा, कॉम्प्लिकेशन ही उत्पन्न करेगा और भी घातक करेगा। तो पाँचवा होता है जटिलता। और छठा पॉइंट होता है प्रबंध। प्रबंध में मैंने आपको बता दिया कि किसी भी बीमारी का प्रबंध 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला मेडिकल प्रबंध, जहाँ पे जो सुविधा उपलब्ध होगी दवाई की, वो सारे दवाई का हम लोग नाम लिखेंगे और बताएंगे कि इस दवाई का यहाँ पे क्या भूमिका है, तो वो हो जाएगा मेडिकल प्रबंध। अगर उस बीमारी में सर्जरी पॉसिबल है, जैसे बहुत सारे बीमारी में सर्जिकल ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है या वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है, तो दूसरा, अगर सर्जरी उस बीमारी में हो सकता है तो सर्जिकल प्रबंध लिखेंगे। फिर वहाँ पर लिखेंगे कि सर्जरी में कौन कौन से प्रबंध जो है, कौन कौन से सर्जरी पॉसिबल है, उसका नाम लिखेंगे। तीसरा बनता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब हम लोग जब जान गए कि इसमें मेडिकल भी सुविधा उपलब्ध है, सर्जरी भी उपलब्ध है, तो हम नर्सिंग प्रबंध जब लिखेंगे तो सर्जरिकल के हिसाब से 3 स्टेप में लिखते हैं। सर्जरी से पहले यानी पेरी ऑपरेटिव, सर्जरी के दौरान इंट्रा ऑपरेटिव और सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव। यह 3 तरीके से प्रबंध हम लोग नर्सिंग प्रबंध में लिखते हैं और क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए जो क्वेश्चन अपने सामने है, डायबिटीज या इंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर। हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं ये बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मेटाबॉलिक और इंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी हार्मोन, समझ गए, डायबिटीज, ये मेटाबॉलिक और हार्मोन से रिलेटेड समस्याओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे
टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपो या हाइपरथायराइड और हार्मोन इम्बैलेंस के कारण विभिन्न प्रकार के जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंडोक्राइन डिसऑर्डर वाला में। समझ रहे हैं? आगे बढ़िए। आगे यहाँ पे जो चीज़ें हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल, प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल का एक चैप्टर है जहाँ पे संक्रमण क्या है, संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे फैलता है, सोर्स क्या होता है, इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि पूरे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम बीमारी के बारे में पढ़ते हैं तो बीमारी का एक मुख्य आधार, मुख्य सोर्स होता है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के बारे में अगर आप नहीं पढ़ेंगे, उसको कैसे कंट्रोल करें, क्या करें, तो फिर अधूरा है ज्ञान। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हम लोग चीज़ें करते हैं, जैसे यूनिवर्सल प्रिकॉशन, हैंड हाइजीन, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में जितने भी तथ्य हैं सबको पढ़ेंगे। ठीक है ना? उसके बाद हम इसी मेडिकल सर्जिकल में कुछ स्किल, क्लिनिकल स्किल भी सीखते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको उतना क्लिनिकल स्किल का या बीमारी के नॉलेज नहीं होता है, लेकिन सेकेंड ईयर में हमें बहुत सारे क्लिनिकल स्किल भी सीखना पड़ता है, जैसे वाइटल साइन कैसे लेना है, बीपी, पल्स, इन सब टेम्परेचर के बारे में, आईवी कैनुला कैसे सेट करते हैं, इंजेक्शन कैसे देते हैं, ड्रेसिंग कैसे हम लोग बदलते हैं, सर्जरी से पहले मरीज़ को कैसे तैयार करते हैं और देखभाल करते हैं। अगर किसी भी नर्सिंग स्टूडेंट को इतना चीज़ अगर आ गया तो वह बेसिक चीज़ें उसको आ गया, वह जो है आराम से मरीज़ को देखभाल कर सकता है। वाइटल साइन लेना, आईवी कैनुला सेट करना, इंजेक्शन देना, ड्रेसिंग बदलना, सर्जरी से पहले मरीज़ को तैयार करना, अगर इतना सारा चीज़ एक स्टूडेंट को आ गया तो मरीज़ को बेसिक ट्रीटमेंट दे सकता है, उसको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि उसका काम ये तो है नहीं कि दवाई लिखना, कौन सा दवाई कब देना है, तो उसको रहता नहीं है। दवाई लिखा रहता है मरीज प्रिस्क्रिप्शन में और उसके अकॉर्डिंग, टाइम चार्ट के अकॉर्डिंग वो अपना ट्रीटमेंट देते रहता है। नर्स का यही काम है। ठीक है ना? तो कुल मिला के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का महत्व क्या है, तो देखिए यह विषय छात्रों को व्यवहारिक, सिद्धांतिक यानी प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों प्रकार से नॉलेज प्रदान करता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है? जिससे रोगियों को सुरक्षित, प्रभावी और नैतिक देखभाल प्रदान किया जा सके। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नर्सिंग स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों प्रकार से ज्ञान प्रदान करता है, जो मरीजों के लिए एक सुरक्षित, इफ़ेक्टिव और एक अच्छे देखभाल प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। बात समझ गए? तो इस प्रकार से अपन ये जो पहला जो अपना यहाँ पे वीडियो था इंट्रोडक्शन का, लगभग समाप्त होता है और बाकी हम लोग जो है फिर से देखेंगे। डेली एक वीडियो आपका 2 बजे डल जाएगा, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।